का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशम से संबंधित। तो रेशम कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे उगते हैं, इस मामले में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, बाद में हम इसका जो नोट्स दिया गया है वो देखेंगे। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम पैदा होता है। ठीक है, आंकड़ों में भी है और ऐसे भी सबसे ज़्यादा रेशम पैदा होता है, क्योंकि करेंट अफेयर का तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक ही सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। दूसरा नंबर, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है। तो 3/4 से अधिक कच्चा रेशम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त होता है। पहले नंबर में कर्नाटक से, दूसरे में आंध्र प्रदेश से होता है। ठीक है, तीसरा नंबर, सहतूत रेशम, यानी रेशम के कई प्रकार होते हैं। सहतूत यानी मलबरी रेशम, इरी, ओक, टसर, कई तरीके के रेशम होते हैं और इन अलग अलग रेशमों के लिए अलग अलग क्षेत्र अधिक उत्पादन करता है। तो सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक ही है। सहतूत यानी कर्नाटक जो भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है। वहां कौन सा रेशम उत्पादित होता है, तो वहां पे सहतूत रेशम उत्पादित होता है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित है। तो ए नंबर, इरी रेशम असम में पाया जाता है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। यानी कई रेशम के कई प्रकार हैं, जैसे मूंगा रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम, सहसूद रेशम। तो इरी रेशम असम में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर सहतूत सहतूत रेशम, ठीक है, ये दिया है। टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। मूंगा रेशम कहाँ होता है, असम एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में होता है। 80%, देश का 80%, लगभग 80% जो मूंगा रेशम है, यानी रेशम के कई प्रकार हैं, सहतूत वाला रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। तो मूंगा रेशम 80% मूंगा रेशम असम में और उसके बोडोलैंड वाले भाग में पाया जाता है। वहीं इरी रेशम की बात करें तो इरी रेशम भी असम में और बोडोलैंड में पाया जाता है। कुल जो इरी रेशम देश में पाया जाता है उसका 74% भाग, यानी इरी और मूंगा ये दोनों ज्यादातर भाग असम और बोडोलैंड में पाए जाते हैं। साथ ही साथ सहतूत रेशम कर्नाटक में पाया जाता है। कितना, जितना भी सहतूत रेशम देश भर में होता है उसका 42% कर्नाटका में पाया जाता है। टसर रेशम सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। अगला हमारा पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सी, 1 और 3 सही, 1 और 3 सही। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है, कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक ही है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो झारखंड सही बात है, टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोनों पॉइंट सही हो जाते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। यानी कई रेशम की किस्म है, उनमें जो मूंगा रेशम है वो ऐसी किस्म है जो केवल भारत में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, भारत में असम में पाई जाती है। मूंगा रेशम का करीब करीब 80% भाग असम में ही पाया जाता है। 1996, देखिए 98 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो हमारा आ गया 8वां नंबर, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वही कर्नाटक सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र का उत्पादक है। 9वां नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है। तो सबसे ज़्यादा सिल्क का सूत यानी कपड़ा बनाने के लिए जिस थ्रेड यानी धागे का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सिल्क सूत का वो होता है कर्नाटक में। अब इसका नोट्स देख लेते हैं, चलिए तो नोट्स शुरू करते हैं। तो रेशम रेशम की बात करें तो रेशम की जो खोज मानी जाती है, की जाता है चाइना ने किया था। वो हजारों, मतलब जाने कितने सौ साल तक तो दुनिया से छिपा के रखे रहे कि रेशम नाम का भी कोई चीज होती है। कि धीरे धीरे उसकी जानकारी दुनिया को लगी। रेशम में क्या होता है, कई तरीके का रेशम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट एक जीव होता है, वो अलग अलग पौधों में पलता है। जैसे सहसूद का पौधा होता है या कई अन्य पौधों में उगता है, पाया जाता है। और वो अपनी सुरक्षा के लिए एक वो बना लेता है, एक खोल बना लेता है, और उसी खोल में जो रेशा होता है उसी से रेशम प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए उसको उबाला जाता है, मतलब कई तरीके से, अलग तरीके से किया जाता है। एक चैनल है देखिएगा, के क्रिएट करके, के क्रिएट। इसमें एक दीदी है जिसका नाम है काव्या दीदी। ठीक है, काव्या, ये बहुत अच्छा एक वीडियो बनाई है रेशम के ऊपर। ठीक है, कि रेशम किस प्रकार से होता है, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि उसको उबाला जाता है कोकून को, फिर उस औरत अपनी जांग में कैसे रगड़ रगड़ के उसको रेशम को बना रही होती है। तो उसको चलिए तो इसकी कहानी शुरू करते हैं हम। जो ये हमारा चैप्टर है ये हो गई अलग की बात।
केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में, यानी एक इसके लिए रेशम का उत्पादन करने के लिए एक पूरा पूरा बोर्ड बनाया गया है। वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यानी 1948 में एक एक्ट पारित करके केंद्रीय रेशम बोर्ड को बनाया गया था। यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रशासनिक नियंत्रण नियंत्रण यानी प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। किसके? वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। चीन के बाद, यानी भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख कच्चा रेशम का उत्पादक है, यानी सबसे बड़ा जो कच्चे रेशम का उत्पादक है वो चीन है, और चीन के बाद भारत आता है। भारत में कई तरह के रेशम पाए जाते हैं या उत्पादित किए जाते हैं। एक सहतूत रेशम जो कर्नाटक में, टसर, इरी, मूंगा, इरी और मूंगा असम में पाए जाते हैं, असम और बोडोलैंड में, और टसर वाला झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। रेशम, रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात जो इल्ली यानी कैटरपिलर द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बनता है। ठीक है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून या कोषों का निर्माण करते हैं। तो जीव होते हैं वो अपने आसपास एक कोष यानी एक खोल बना लेते हैं, उसी खोल से बनता है रेशम। ठीक है। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। पहला जो चरण होता है वो होता है अंडा यानी एग, फिर कैटरपिलर यानी इल्ली, प्यूपा और होता है सलब। ठीक है। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोकून या कोशों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है। ऐसा तंतु, ऐसा धागा थ्रेड टाइप में होता है जो टूटा टूटा नहीं होता है, बराबर उसको निकालते रहते हैं। इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। अब 22 देश के जारी आंकड़े हैं, उनके अनुसार कह रहा है कि कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो सकता है, भविष्य में दूसरा हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो सकता है। कर्नाटक ही सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है। जो कुल सहतूत रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है, कुल सहतूत रेशम का उत्पादन होता है तो उसमें 42% हिस्सा कर्नाटक का आता है। ठीक है, कर्नाटक का आता है। और उसके बाद सहसूत रेशम का कौन उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। मूंगा रेशम, अगला जो पॉइंट है मूंगा रेशम, इसमें मैं वो बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है और बदलेगा नहीं। मूंगा रेशम और इरी रेशम दोनों, मूंगा और इरी दोनों रेशम पाए जाते हैं असम और बोडोलैंड। यानी मूंगा रेशम की अगर बात हम करें तो मूंगा रेशम असम राज्य यानी बोडोलैंड सहित सर्वाधिक पैदा किया जाता है यहीं पे। ठीक है। यह राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 80%, यानी जितना भी देश में मूंगा रेशम का उत्पादन होता है उसका 80% असम बोडोलैंड सहित उत्पादित होता है। इरी रेशम भी असम और बोडोलैंड में उत्पादित होता है और ये कुल इरी रेशम का कितना 74% भाग उत्पादित करता है। अगला आ जाता है टसर रेशम। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर दो भागों में बांटा जाता है। जो ट्रॉपिकल टसर होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है और ओक टसर ये होता है इसका उत्पादन मणिपुर में होता है। संपूर्ण जो टसर रेशम होता है उसका उत्पादन कौन करता है? झारखंड में किया जाता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है? तो ये डेटा है, ये चेंज हो सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है इतना ही है। अब रेशम खत्म हो गया, अब हम दूसरा चीज पढ़ेंगे। हमारी भूगोल की घटना चक्र चल रही थी और हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारे जो कई सारे चैप्टर पूरे हो चुके थे। भारत के भूगोल में हम क्या दलहन, तिलहन, दलहन, रेशम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम अपनी बागानी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बागानी फसलों के बारे में पढ़ें तो चलिए एक एक करके शुरू कर। बागानी फसलों में जो चाय, काफ़ी, रबड़ यही सारी बागानी फसलें होती हैं। तो पहली हमारी बागानी फसल है बागानी फसलों में कॉफ़ी, जिसको कहवा कहते हैं हिंदी में। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे और बाद में हम इसका नोट्स देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। एक स्वायत्त शासी सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। यानी बागवानी बोर्ड की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1984 में की गई थी और इसकी स्थापना जब हुई थी तो ये इसकी स्वायत्त शासी सोसाइटी के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है उसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, उसके दोनों सही हैं, एक भी सही है दूसरा भी
सही है ऑप्शन। तो देखते हैं इसका हम। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ के ढलानों पर की जाती है, फिर भी तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। यानी दोनों ही पहाड़ी के ढलानों पर पाई जाती है, लेकिन इनकी खेती करने से संबंधित, इनके कृषि करने से संबंधित इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कॉफी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। यानी अगर कॉफी आप पैदा करना चाहते हो तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसके उष्ण और आर्द्र, यानी आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही कॉफी को उगा सकते हो। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के उष्ण और आर्द्र, यानी उष्ण कटिबंधीय, जैसे कहने को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच का क्षेत्र ही उष्ण कटिबंधीय आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इसमें जहां बारिश होती है वो आर्द्र क्षेत्र होता है, जहां नहीं होती है वो शुष्क क्षेत्र के अंतर। तो यानी जो कॉफी होती है वो कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के या तो उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। यानी आप उष्णकटिबंध में भी कर सकते हो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भी कर सकते हो, और उसके ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा कॉफी केवल दक्षिण भारत में ही उगाई जाती है, असम साइड कॉफी नहीं उगाई जाती है। अगला जो पॉइंट है, कॉफी जो होती है, कॉफी बनती है कॉफी के बीजों द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय डाली या कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो दोनों पॉइंट सही हो गए। ठीक है, तो वही इसमें व्याख्या में भी कहा गया। अगला जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है? कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है। इसका चेंज भी हो सकता है डेटा, लेकिन ज्यादातर कर्नाटक ही रहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? वही कर्नाटक हो गया। सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो गया। और भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो वही कर्नाटक हो गया। करंट में इसका डेटा एक बार आप देख कर जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कॉफी के मामले में कर्नाटक ही रहेगा। सातवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा कहवा का क्षेत्र कहाँ है? तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा नंबर केरल का आता है, तीसरा तमिलनाडु का आता है। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। तो कर्नाटक का एक जगह है चिकमंगलूर जिला, वो वो काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी चिकमंगलूर किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक का चिकमंगलूर काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, शर्करा के लिए नहीं प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम कॉफी जो उगाई गई थी चिकमंगलूर में ही उगाई गई थी। अब दूसरा कर्नाटक का एक जगह है, एक जगह कर्नाटक का हो गया, एक चिकमंगलूर, और दूसरा कर्नाटक का हो गया मांड्या जिला। मांड्या जिला शर्करा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी के लिए नहीं प्रसिद्ध है। नौवां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न काफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में चिकमंगलूर हो सकता है, कुर्ग, बाबा बुदन, पुलनेज नहीं है। कर्नाटक में ये सभी है। तो चलिए देखते हैं, भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू, हासन जिलों में काफी होती है। दूसरी तरफ केरल के वायनाड, त्रावणकोर, नेल्लिया थम्पी क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, देखिए पुलनेज जो है वो तमिलनाडु में आता है, कर्नाटक में नहीं होता। नीलगिरी, सेवराय यानी सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन गिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम काफी के पौधे रोपित किए गए थे। यानी बाबा बुदन गिरी कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन गिरी मतलब पहाड़ी कर्नाटक में है, और इसी में सबसे पहले काफी के पौधे रोपित किए गए थे, उपजाए गए थे। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड या मुख्यालय सुमेलित नहीं है? बी नंबर, काफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है, बल्कि काफी बोर्ड देखते हैं कहाँ है इसमें। जो मसाला बोर्ड है, मसाला बोर्ड कहाँ है? कोच्चि केरल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कॉफी बोर्ड कहाँ है? हमारा बंगलुरु में, यानी कर्नाटक में स्थित है। कॉफी बोर्ड बंगलुरु कर्नाटक में है, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में स्थित है। रबड़ बोर्ड कहाँ है? भारतीय रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल में है। रबड़ केरल में सबसे ज़्यादा होती है, तो रबड़ बोर्ड कहाँ है? केरल में स्थित है। कॉफी बोर्ड
काफ़ी केरल में होती है, तो वहीं बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। मसाला बोर्ड केरल में, देखिए मसाला लेके कहाँ से गया था जब वास्को डी गामा आया था, केरल में आया था, कोच्चि तट पर आया था, तो वहीं से मसाला लेके आया था, तो मसाला बोर्ड कहाँ है, कोच्चि में है। भारतीय चाय बोर्ड जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। तो चाय पश्चिम बंगाल में स्थित है, चाय का मुख्यालय स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का ही एक जिला है, ऐसे करके ऊपर साइड जाओगे तो दार्जिलिंग पड़ता है, तो वहीं सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है उन्नत किस्म के। अब इसका हम नोट्स देखते हैं। हमने देख लिया कॉफ़ी, देख लिया, अब कॉफ़ी का हम नोट्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका नोट्स देख लेते हैं कॉफ़ी वाले का। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कॉफ़ी की जो गाथा है, यानी कहानी है, ऐसा कोई रियल में नहीं था, क्योंकि कॉफ़ी की जो वाणिज्यिक शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में, जब अंग्रेज आए थे तभी खेती इसकी चालू हुई थी। तो भारतीय कॉफ़ी की गाथा 16वीं सदी ईस्वी में पौराणिक धार्मिक एक संत हैं बाबा बूदन, इनके द्वारा कर्नाटक के बाबा बूदन गिरी के आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से हुई थी। मोचा के कोई बीज थे, उनका रोपण करके काफ़ी पैदा हुई थी, ऐसा कहा जाता है कोई संत द्वारा। 18वीं सदी के दौरान कॉफ़ी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई, यानी वाणिज्यिक का मतलब होता है बेचने के लिए कॉफ़ी। भारत में काफी पूर्वी और पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र के छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। यानी अगर ये भारत हम मान लिया ऐसे करके, ठीक है, ये भारत मान लिया, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो छायादार क्षेत्र होते हैं, संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर यह उपजाई जाती है। यह विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है। कॉफ़ी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, यानी यहाँ पे रहने वाले जो अन्य कॉफ़ी को छोड़कर जो दूसरे पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो भी इसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो ये उस क्षेत्र की जैव विविधता को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है, मतलब लोगों को आय भी प्राप्त होती है। अब ये कुछ डाटा दिया हुआ है, तो डाटा चेंज भी हो सकता है। इतना ध्यान देते हैं एक बार कि कर्नाटक में कहाँ कहाँ कॉफ़ी पैदा होती है। चिकमंगलूर, कोडागू, हासन में। केरल के वायनाड, त्रावणकोर, नेल्लियाथम्पी। तमिलनाडु के पुलनेस, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई में पैदा होती है, और कहीं आंध्र प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम अगर देखें तो है भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कॉफ़ी उगाई गई थी। भारत में कॉफ़ी यानी कहवा की 2 किस्में उगाई जाती हैं, एक अरेबिका, एक रोबस्टा। यानी कॉफ़ी सबसे पहले भारत में कहाँ उगाई गई थी, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। 2 किस्में हैं भारत में, अरेबिका और रोबस्टा। यूएसए के कृषि विभाग की अगर बात करें, यूएसए का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कहता है कि भारत में 24-25 का डेटा है, विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन का 4% उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे हमारे देश में ज़्यादा कॉफ़ी नहीं उत्पादित होती, लेकिन इसका जो स्वाद है बहुत बढ़िया है, उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में ज़्यादा है। अगर आप बात करें कहवा की खेती के लिए, कॉफ़ी की खेती के लिए, इसके लिए 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान होना चाहिए। वर्षा बहुत ज़्यादा चाहिए, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ इसके लिए ढलवा पर्वतीय धरातल होना चाहिए, यानी ढलान वाली जगह होना चाहिए, पानी बरस बरस के निकल जाए। यानी 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो ज़्यादा होगी तो बह बह के निकल जाए, नहीं तो जड़ें इसकी गल जाएंगी। इसके अलावा ढलवा पर्वतीय धरातल के साथ साथ दोमट मिट्टी होनी चाहिए, लावा निर्मित मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त हो सकती है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है, देश में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। ये बात तो सही अभी भी है, क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक के अंतर्गत आता है और कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादित भी करता है। कॉफ़ी कैसे बनती है, तो कॉफ़ी का प्रवर्धन कॉफ़ी के पेड़ जो होता है उसके बीजों से किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, क्योंकि बागवानी फसल ही है कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब बागवानी फसल है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी, एक स्वायत्तशासित सोसाइटी के रूप में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संविधिक अधिनियम कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया है। यानी कॉफ़ी बोर्ड का भी गठन किया गया है कॉफ़ी अधिनियम 1942 के तहत। फसलों के तहत जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चाय और रबड़ जैसी बागानी फसलों के बारे में। तो पहले इसके क्वेश्चन आंसर और बाद में इसका नोट्स देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए।
उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? तो चाय उत्पादक राज्यों के रूप में कौन कौन जाना जाता है? केवल 3 हो जाएंगे। केरल में भी चाय पैदा होती है। चलिए देख लेते हैं, आंसर देखते हैं। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य होते हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा में छोटे स्तर पर चाय की खेती दी जाती है। दिए गए विकल्पों में केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा को आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश को नहीं माना जाता, तो केवल 3 ही उसका उत्तर हो गया। दूसरा नंबर, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में चीन का उत्पादन और उपभोग कौन करता है? वो करता है चीन। फिर सबसे ज्यादा उत्पादन और उपभोग कौन करता है? वो है भारत। तो भारत सर्वश्रेष्ठ चीन का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। चाय हो गया। ठीक है, ये करंट के डेटा है तो ये देख लेंगे, बाद में जब डेटा नया आता है तो बदल जाता है। फिर 2007-8 का डेटा दिया है, उसके अनुसार कोई बताना है। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय का ही निर्यात करते हैं, चाय से ही विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा चाय से ही हमको प्राप्त होती है। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें, 18 के आंकड़े कर, चलिए हम 22-23 के आंकड़े के हिसाब से देखते हैं, तो 698 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ था। चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो ये देखिए आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, चाय का उत्पादन असम में इस समय सबसे ज्यादा हो रहा है। 6वां नंबर, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किस चीज़ का उत्पादन करता है? तो चाय का आवश्यकता से अधिक करता है, इसका निर्यात भी कर देता है। बाकी अनाज अनाज क्या कहते हैं, आयात करता है, पेट्रोल रसायन करता है, पेट्रोलियम सारी चीज़ें आयात भी करता है, लेकिन चाय आयात नहीं करता है। 7वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ये भी देखिए करंट से डेटा याद होगा तभी पता चलेगा। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। हाँ, निर्यात भी भारत करता है। ठीक है, ये सही हो गया, यानी भारत चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो ये बात गलत है। घरेलू खपत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उपभोक्ता उत्पादक दोनों है। अगला जो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती अभीष्ट किसके लिए है? अब आइडियल किसके लिए होती है? चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यानी बढ़िया वर्षा की जरूरत होती है। ढलाव युक्त यानी ढलान युक्त पहाड़ी परिस्थितियां चाहिए, जैसे काफ़ी के लिए चाहिए होती हैं, ताकि पानी न ठहरे। इन परिस्थितियों में चाय का पौधा तेजी से पनपता है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड ये चाय की ही एक किस्म है। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखिए इसमें कोई कभी बदलेगा नहीं। ग्रीन गोल्ड चाय की ही एक किस्म है। अगला 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाराक घाटी में महत्वपूर्ण फसल है? गन्ना। गन्ना बाराक घाटी में महत्वपूर्ण फसल है। देखिए ये 96 का क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से हो सकता है बाद में अभी ये हो जाए। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक, रबर के मामले में केरल में ही सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है, और देश का जितना भी रबर उत्पादित होता है उसका करीब 70%, करीब 70, देखिए 2023-24 का डेटा है। तो अभी भी जब उत्पादित आगे भी करेगा केरल, तो लगभग 70 के आसपास ही परसेंटेज होंगे, जो 70 के आसपास, 70% के आसपास ही हमारा केरल अकेले उत्पादन कर देगा। इसके महत्वपूर्ण जिले हैं एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम, ये सभी केरल के महत्वपूर्ण रबर उत्पादक जिले हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? वही केरल। देखिए केरल में भी रहा है और रबड़ में भी रहा है, यानी केरल में रबड़ सबसे ज्यादा होगा। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल हमेशा से था 2013 में, तो क्योंकि 70% तो यही कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? वही केरल हो गया। 15वां, कौन सा रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल हो गया। जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो बात करें केरल, देखिए रबड़, केरल में रबड़ होता है सबसे ज्यादा। 17वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक का मतलब होता है जैसे
दिमाग काम करने लगे। जैसे चाय पी लो दिमाग फ्रेश हो जाए, कॉफ़ी पी लो दिमाग काम करेगा। कुछ लोग तम्बाकू खा के दिमाग फ्रेश करते हैं, सिगरेट पी के करते हैं। तो उसी तरह उद्दीपक कौन सा होता है? चाय होता है। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी ये सभी उद्दीपक होती हैं। जबकि गेहूं वगैरह खाद्यान्न फसलें होती हैं, इनको लोग खाते हैं। डी 18वां नंबर क्वेश्चन है, इसके 1 और 4 सही हैं। चलिए देख लेते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक और संवैधानिक दो शब्द होते हैं। अगर यहाँ पे संवैधानिक होता तो संवैधानिक का मतलब होता है संविधान में प्रावधान दिया गया है या किसी अनुच्छेद में संशोधन करके, तो वो नहीं है। क्योंकि सांविधिक वो होता है विधिक, विधिक का मतलब होता है विधि बना के, तो कोई कानून बनाकर इसको लाया गया था। तो सांविधिक बोर्ड इसलिए कहा जा रहा है चाय बोर्ड है क्योंकि एक कानून बनाकर इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय स्थित है। ठीक है, वो भी सही है। भारत में चाय बोर्ड की उत्पत्ति 1903 में भारतीय चाय उपकर विधेयक के पारित होने के बाद हुई थी। परंतु जो वर्तमान में चाय बोर्ड है इसकी स्थापना 1954 में चाय अधिनियम 1953 के तहत की गई थी। 1953 में चाय अधिनियम आया, उसके तहत चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय होता है, निकाय है। ठीक है, चाय बोर्ड का प्रधान जो मुख्य कार्यालय है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। और प्रश्नकाल में चाय के दुबई और मॉस्को में कार्यालय थे, यानी प्रश्नकाल में थे, लेकिन वर्तमान में चाय का कहाँ? मॉस्को में केवल एक कार्यालय है। अब इसका हम नोट्स देखते हैं, इसके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं चाय और रबर वाले के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितना भी करंट से संबंधित डेटा होगा वो छोड़ देंगे, मेन जो डेटा होगा जो कभी नहीं बदलता है उसी पर फोकस रहेगा हमारा। चाय जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान गुइझोउ पठार का मूल पौधा, यानी चीन जो चाय है वो चीन से आया है, मूल पौधा वहीं का है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था और बकरियां उसके खेत में ऐसे करके पत्तियां गलती से पड़ गई थी, तो बकरियां क्या कहते हैं, या चरवाहा था, वो बकरियां उसकी खा लेती थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तरोताज़ा हो जाती थी। तो चरवाहे ने देखा कि भाई, उसने खा के देखा, तो धीरे धीरे ऐसे ही चाय का विकास हुआ। तो ऐसे कहा जाता है। तो चीन से ही इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि मूल पौधा चीन का ही है, चीन के यूनान गुइझोउ पठार से ये आया है। इसका जो उत्पादन किया जाता है यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये हो जाता है, पैदा किया जा सकता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक औसत तापमान होना चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और वर्षा ज़्यादा हो रही है तो पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए ढलान युक्त पहाड़ी होनी चाहिए, यही इसकी आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। अगर बात करें तो भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में हुई। एक किस्म है बोहिया, जिसको चीनी किस्म भी कहते हैं। दूसरी है असमिका, जो हमारी असम में होती है। यानी चाय की दो किस्में हैं, एक बोहिया यानी चीनी, दूसरी असमिका यानी असमी। चाय अधिनियम 1953 के तहत 1954 में चाय बोर्ड की स्थापना हुई थी। यानी चाय बोर्ड की स्थापना 1953 के अधिनियम के तहत, चाय अधिनियम 1953 के तहत 54 में हुई थी। यह जो चाय बोर्ड है हमारा, चाय बोर्ड की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चाय बोर्ड, जो भारत का चाय बोर्ड है, इसका आंकड़ा क्या है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम ही है। यानी सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन देश में कौन करता है? तो असम करता है। अब ये डेटा हो गया। अब डेटा के हिसाब से हो जाएगा कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, विश्व में सबसे बड़ा चीन चाय का उत्पादक कौन सा है, कौन आयात करता है, कौन निर्यात करता है, ये सब अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे, मतलब कहने का मतलब देख रहा है। चाय उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो ये किसी समय ये सब रहे थे, इन्हीं के आसपास घूमते रहेंगे। कभी तुर्की आगे हो जाएगा, कभी कीनिया आगे हो जाएगा, कभी भारत हो जाएगा, कभी चीन हो जाएगा, इन्हीं के। अब उत्पादक देश देखो क्रमशः कौन कौन से हैं, ये देखिए दिया हुआ है। अगर बात करें तो उत्पादन और उपभोग दोनों के संदर्भ में, यहां से हमारे काम की बात शुरू होती है कि उत्पादन और उपभोग दोनों के मामले में चीन पहले नंबर पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर। यानी विश्व भर में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कौन करता है? चीन। पी कौन जाता है? चीन। उस दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? भारत। पी कौन जाता है? भारत। तो दूसरे नंबर पर भारत है। फिर शीर्ष निर्यातक देखो कौन कौन से हैं देश हैं। कीनिया हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत। अब इन्हीं में से आगे पीछे होते रहेंगे, कभी चीन आगे चले जाएगा, कीनिया पीछे चले जाएगा, कभी श्रीलंका आगे हो जाएगा। अब बात आती है रबर की। रबर के पौधे के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी गर्म हो और नमी बनी रहे, उमस जैसा मौसम होना चाहिए। 25 से 28 डिग्री मासिक औसत तापमान होना चाहिए।
300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक होना चाहिए वर्षा, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। केरल हमेशा रहेगा क्योंकि ये नहीं बदलेगा, क्योंकि केरल की जैसी जलवायु है, देखिए यहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है, तो यहीं पे दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज़्यादा बारिश करता है ऐसे, और यहीं पे बारिश होती भी रहती है, विषुवत रेखा के पास भी अवस्थित है, तो यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है और नमी भी ज़्यादा है, तो यही सबसे ज़्यादा हमेशा होता रहेगा। तो केरल ही देश के जो कुल रबर उत्पादन का 78% यानी 80% के लगभग, देश के कुल रबर उत्पादन का 78% भाग केरल में अकेले उत्पादित किया जाता है। कभी कभी 75% हो जाता है, कभी 78 हो जाएगा, कभी 80 हो जाएगा, कभी 70 हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा केरल ही रहेगा। केरल के कुछ जिले हैं जैसे एर्नाकुलम, कोट्टायम, केरल के कुछ जिले जैसे एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोरल, ये केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से राज्य होते हैं भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन, तो ये भी चेंज होते रहते हैं, केरला, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, ये चेंज होते रहते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे केरल भारत में चेंज नहीं हो सकता, वैसे विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। अगला हमारा टॉपिक है बागानी फसलों के तहत, वो बचा हुआ है चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, रबर हो गई, अब अन्य बागानी फसलें बची हैं। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन कुछ बहुत हैं, थोड़े से उनको देखेंगे, फिर हम इसका नोट्स देखेंगे। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू तीनों की खेती की जाती है? तो वो राज्य है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी की भी खेती होती है, रबर की भी होती है और तंबाकू की भी खेती होती है। ठीक है, तो ये देखिए दिया हुआ है, तीनों की खेती होती है। ये डेटा कभी कभी चेंज हो जाता है, इसके लिए इसको नहीं देखेंगे। ये ध्यान रखिए कि कर्नाटक में तीनों की खेती होती है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य कौन सी है? कौन कौन सी फसलें बागानी खेती के अंतर्गत उगाई जाती हैं? तो चाय, रबर, नारियल, कहवा, ये सभी उगाई जाती है बागानी कृषि के अंतर्गत। बागानी कृषि देखिए, किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उसकी कुछ अलग परिभाषा है, वो कुछ कुछ फसलों को शामिल करेगा, कुछ को बाहर कर लेगा। नॉर्मल तौर पे बागानी फसलें कुछ अलग होंगी, तो आप ये ध्यान रखिए, कुछ आप याद कर लीजिए, लगा के आना है। ठीक है, बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि और किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, इनको रखा जाता है। जबकि हमारा देखो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कह रहा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार बागानी फसलें कौन सी हैं? चाय, कॉफ़ी, रबर, मसाले, इनको रखा जाता है। अतः अगर हम देखें तो दोनों को शामिल कर लो, मतलब दोनों ही तो हमारे सरकारी विभाग हैं, जो किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कह रहा है उसको भी ले लो, और जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कह रहा है उसको भी ले लो। इस आधार पर नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, उसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सभी बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। बी नंबर इसका सही है, 1 और 3। चाय जो है असम की मुख्य फसल है, यानी सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, तो तंबाकू आंध्र प्रदेश में होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं, तो चाय कहाँ होती है? चलिए यही व्याख्या देख के खत्म कर, कोई मतलब नहीं उसको देखने का। चाय असम की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर पैदा की जाती है। अब इससे संबंधित कुछ डेटा होगा, डेटा चेंज हो जाएगा, वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो चेंज नहीं होनी है। ठीक है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। ठीक है, ये चेंज भी हो जाएगा कभी। देश का 58% तंबाकू का उत्पादन होता है कहाँ? गुजरात राज्य में। तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। यानी करीब अगर 60% गुजरात में ही हो रहा है तो अग्रणी उत्पादक तो हो ही गया। दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देश में जितना तंबाकू पैदा होता है उसका 15% पैदा होता है, गुजरात में 58% होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? गुजरात में ही पैदा होगा। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वही गुजरात होता है, फिर आंध्र प्रदेश होता है, फिर उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया हुआ है, यही में आगे पीछे सबसे ज़्यादा तो गुजरात में ही रहेगा, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर इसको मतलब देखना होता है, ये हर साल चेंज होता रहता है समय समय पर। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, अगर भारत के निम्न राज्यों में से देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, 10 का है, तो ये करंट से रिलेट करेगा। और अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कर्नाटक है। ये भी चेंज हो जाएगा, कभी नारियल का कर्नाटक हो जाएगा, कभी केरल हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, करेंट अफेयर में देखेंगे कौन सा है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित मसालों में से
भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी चेंज हो जाएगा। 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन की पहचान नहीं रखता। इलायची का उत्पादन कहाँ नहीं होता, तो इलायची का उत्पादन उड़ीसा में नहीं होता बल्कि तमिलनाडु में भी होता है। जैसे ये हमारे राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीनों जगह होता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों जगह इलायची होता है। या एक तो एक, और यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों में। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो गरम मसालों के लिए जाना जाता है। वास्को डिगामा याद है, तो यहीं पे केरल में आया था, कोच्चि के तट के पास आया था। तो मसालों के संवर्धन के लिए केरल जाना जाता है विश्व भर में। मसालों का बागान इसीलिए केरल को ही कहा जाता है। मसालों का बागान किसको कहते हैं, केरल को कहा जाता है। कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केरल ही है। केरल इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौंग किससे प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली, यानी फूल है, फूल होता है, पहले कली होती है, फूल बनता है, तो पुष्प की जो कली होती है उससे लौंग प्राप्त होता है। आप लौंग को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लौंग यानी यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, लौंग यानी यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग एक प्रकार का मसाला होता है, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। जैसे गला वला खराब हो जाए तो लौंग वोंग डाल के पानी बढ़िया पीते हैं तो ठीक हो जाता है। लौंग की खेती कहाँ होती है, तो कई जगह पे हो सकती है। लौंग की खेती मतलब तमिलनाडु में भी होती है, केरल में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है। इसमें तीनों दिया है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तीनों जगह होती है लौंग की खेती। 18, भारत के एक क्षेत्र निम्नलिखित विशेषताएं रखता है। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे, तो काली मिर्च। काली मिर्च के उत्पादन के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, ठीक है, और 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक औसत तापमान चाहिए, 1100 मीटर तक की ऊंचाई का पहाड़ी ढाल चाहिए। ये सब काली मिर्च के उत्पादन करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विशेषताएं हैं। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है, काला सोना किसको कहते हैं, काली मिर्च को, काली मिर्च को काला सोना कहते हैं, काली मिर्च काला सोना। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन वही केरल में ही हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। देखिए डेटा चेंज हो जाएगा, कभी कभी डेटा मध्य प्रदेश आ जाएगा, कभी गुजरात आ जाएगा, कभी केरल आ जाएगा। तो ये मसालों से संबंधित जितने भी इतना यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक पढ़ने के बाद में करंट अफेयर से डेटा अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह काजू के शीर्ष उत्पादक कौन कौन से हैं, तो देखिए काजू हम एक बार के देख लेते हैं, महाराष्ट्र में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। अब इन्हीं में आगे पीछे होता रहता है। एकमात्र जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये चेंज नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में एकमात्र केसर उत्पादन करने वाला राज्य है। 23वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जूट, चाय, गन्ना, रबड़, ये कहाँ पैदा होता है, तो रबड़ कहाँ होगा, दक्षिण भारत के राज्य में होगा कहीं। गन्ना कहाँ होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ये देखिए ये पूछ रहे, एक भूल रहे थे। रबड़ हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता, वो दक्षिण भारत में केरल में होगा। यही देखिए, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, चाय असम में होती है, जूट पश्चिम बंगाल में होता है, बाकी सब सही है। क्योंकि रबर के पौधे के लिए गर्म जलवायु, बहुत ज़्यादा गर्म और आर्द्रता, नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें उमस हो बहुत ज़्यादा। इसलिए भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल में, त्रिपुरा में और कर्नाटक, तमिलनाडु, असम में होता है, ठीक है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है ये पूरा हो गया, अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं, चलिए ठीक है, तो चालू करते हैं। बागान अथवा बागानी फसल, किसान कल्याण मंत्रालय कुछ दूसरा कहेगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कुछ दूसरा कहेगा, इसलिए हमारे लिए बागानी फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, दोनों द्वारा जो कहा जा रहा है दोनों को शामिल कर लेंगे। कौन कौन सी दोनों द्वारा शामिल करें, नारियल, सुपारी। बागानी फसलें कौन कौन सी हैं, नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सभी बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। गुजरात में सोचिए 22-23 का आंकड़ा तो ये कहता है कि 58% तंबाकू का उत्पादन किया था, ठीक है। तो ये डेटा है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो शीर्ष उत्पादक राज्य, 4 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं, ये चेंज हो जाएंगे, ये डेटा है। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य कौन से हैं। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा नारियल, तो नारियल के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इन्हीं राज्यों में से कोई होंगे। कर्नाटक में होता है नारियल, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, दक्षिण भारत में होता है, ठीक है। अगर वैश्विक रूप से देखा जाए तो डेटा कह रहा है कहाँ कहाँ पे, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत में नारियल उत्पादन होता है। यानी वैश्विक रूप से जो अग्रणी नारियल उत्पादक देश हैं, भारत है,
फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। ठीक है, अब मसालों की बात करें तो केरल में कई प्रकार के मसाला वाली फसलों का उपजाया जाता है। इसी कारण केरल को मसालों का बागान या बगीचा भी कहते हैं। जो मगा जो मसालों के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं ये भी चेंज हो जाएंगे, डेटा देखनी। केरल डेटा देखना होता है इसमें। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। यानी प्राचीन काल से देखो तो वहाँ पे गरम मसाला जो वास्को डी गामा आया था केरल में ही तो आया था, वहीं से मसाले लेके गया था। लौंग, लौंग की बात करें तो ये क्या होता है, एक पौधा है, मध्यम कद वाला पौधा है। इसकी सूखी पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। पौधे का नाम है यूजेनिया कैरियोफाइलेटा। लौंग एक पुष्पकलिका है जो मध्यम कद वाला एक पौधा होता है, सदाबहार पौधा, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, उससे प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का मसाला होता है, औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सर्वाधिक खेती कहाँ होती है तो इन राज्यों में होती है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यानी दक्षिण भारत में लौंग की खेती होती है। ठीक है, अब आंकड़े भी दिए हैं कि शीर्ष 3 लौंग उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ये चेंज हो जाएगा। फिर अगला बात करें सुपारी की, सुपारी के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से, ये भी चेंज हो जाएगा। फिर काजू के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हो जाते, काजू के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। काली मिर्च, काली मिर्च को काला सोना भी कहते हैं, ये चेंज नहीं होगा, काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, काली मिर्च की बात करें तो यह उष्ण और आर्द्र जलवायु वाला पौधा है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। 1100 सेंटीमीटर से 1100 मीटर से लेकर 1300 मीटर तक की ऊंचाई वाला पहाड़ी ढाल होना चाहिए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान परिसर होना चाहिए। और अगर बात करें शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं तो कहाँ कहाँ मसाला पैदा होता है ये भी चेंज हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वियतनाम काली मिर्च के बाद, यानी वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। ब्राजील, इंडोनेशिया, यानी काली मिर्च का उत्पादन करने वाले विश्व में अग्रणी देश कौन कौन से हैं ये भी पढ़ना होगा। तो इस तरह से हमारा बागानी फसल भी पूरा हुआ। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है झूमिंग कृषि के बारे में। तो झूमिंग कृषि का मतलब होता है जैसे झूम रहा है, इधर उधर झूम रहा है। तो मतलब क्या होता है, आदिवासी इलाके में ज़्यादातर ऐसी खेती होती है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ पे ऐसी खेती ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं जंगल काटते हैं, क्योंकि कहीं ज़मीन तो होती नहीं है, ज़मीन काटते हैं, खेती करते हैं, ज़मीन काटते हैं, आग लगाते हैं और जो राख होती है बिखेर देते हैं, उपजाऊ होती है, मिट्टी खेती करते हैं कुछ दिन के लिए, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर कई जगह पे जाते हैं, फिर उसी जगह पे आते हैं। तो यह जो कृषि होती है चलती रहती है, तो इसी को कहते हैं झूमिंग कृषि। ये कई जगह में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो चलिए इसके बारे में सीधा ही शुरू करते हैं। पहले इसका नोट्स देखेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से हैं वही देख लेते हैं। झूम कृषि, झूम फार्मिंग एक स्थानांतरित कृषि है, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं। यह कृषि भारत में असम, मेघालय, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे असम में इसको झूम ही कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, आंध्र प्रदेश में ध्यान रही चीज़ें, और मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेवर, ढैया, मासा के नाम से जाना जाता है। यानी पोडू या पेंडा कहाँ कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में कहते हैं, असम में झूम कहते हैं, मध्य भारत में या मध्य प्रदेश के भागों में बेवर, डाहिया, मासा, इन नामों से जाना जाता है। इस कृषि में झूम कृषि के अंतर्गत वन या जंगल को काटा जाता है, काट करके जला दिया जाता है। फिर कृषि योग्य भूमि तैयार कर ली जाती है, वहाँ कई सालों तक लगातार खेती की जाती है। जब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो छोड़ के दूसरी जगह पे खेती की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं के पहाड़ी राज्यों में अधिक प्रचलित है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम अथवा पैडा या पेडा, आंध्र प्रदेश में पैडा या पेड्डा कहते हैं। झूमिंग अथवा पेड्डा पद्धति क्या होती है तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना और बाद में खेती करना। ठीक है, झूम क्या है, एक प्रकार का खेती की एक पद्धति है। झूम किसे कहते हैं, खेती की एक पद्धति है। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ व्यवहार में है, नागालैंड जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा है। झूम या स्थानांतरणशील जो कृषि है मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां जंगलों को काट करके जला करके खेती की जाती है, मैदान तैयार किया जाता है खेत,
कुछ वर्षों में वहाँ की जब उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उसे छोड़कर दूसरी जगह में चले जाते हैं, फिर वहीं जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, फिर खेती करते हैं। इसे काटो और जलाओ यानी स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें झूम कहते हैं। मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं। मणिपुर में क्या झूम कृषि को क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले में क्या कहते हैं, यहाँ पे दीपा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहते हैं। आंध्र प्रदेश वगैरह में पोंडू या पेड्डा कहते हैं। पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है ज़्यादा। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता है। कहाँ की विशेषता है, असम और बिहार की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, क्षेत्र सुमेलित करना है। क्षेत्र और स्थानांतरशील कृषि कहाँ किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरशील कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए झूमिंग कृषि को पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं, जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे क्या कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान का जो पार्ट है वहाँ पे वालतरे कहते हैं, यानी वालतरे कहाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं भारत के, वहाँ पे झूम ही कहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, पोडू या पेड्डा कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं, वालतरे कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति में जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके जला के फिर खेती की जाती है, यही चलती रहती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहते हैं। उड़ीसा में पामा डाबी कहते हैं। कोमन उड़ीसा में क्या कहते हैं, पाबा डाबी कहते हैं। कोमन बंगा भी कहते हैं। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे या वालरे कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू या पिंडा कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर या ढाइया के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पोडू या पेड्डा आंध्र प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा में भी इसी कहते हैं। मासा हिमाचल प्रदेश में नहीं कहते, यही गलत है। पूनम केरल में कहा जाता है, झूम असम में कहा जाता है। बी पार्ट गलत है। झूम असम में कहते हैं, पूनम केरल में कहते हैं, पोडू उड़ीसा में कहते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। मासा या मसान मध्य प्रदेश की स्थानांतर, यानी जो मासा या कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, मासा मध्य प्रदेश साइड में जो मध्य भारत के राज्य हैं वहाँ पे मासा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चैप्टर पूरे हुए।